Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video, we will see last part, that is part number 5 of chapter 2 from theme B, class 8th new NCERT of social science, exploring society, India and beyond. So इसका chapter number 2 reshaping India's political map ये already हम cover कर चुके हैं. इस वीडियो में हम इसकी summary देख लेते हैं, extra notes वगैरह जो है वो देख लेते हैं और exam based extra questions देख लेते हैं. Okay, so चलिए start करते हैं summary के साथ. I hope all of you have watched all the previous videos. If you haven't watched, please go through the links given in the डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो समरी देख लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा था. सबसे पहले है इंट्रोडक्शन. फ्रॉम 11th to 17th सेंचुरी इंडिया सॉ मैनी फॉरेन इन्वेजन, न्यू डायनेस्टीज एंड शिफ्टिंग पॉलिटिकल बाउंड्रीज. हमने देखा था चैप्टर में कि 11 से 17वीं शताब्दी तक, मतलब 11 से 17th सेंचुरी तक इंडिया में बहुत सारे फॉरेन इन्वेजन हुए, बाहर के आक्रमणकारी बहुत सारे आए, नई नई डायनेस्टीज बनी, पॉलिटिकल बाउंड्रीज जो है शिफ्ट हुई. किसी का अगर साम्राज्य यहाँ तक था तो उसने फिर बढ़ाकर यहाँ तक कर लिया. तो इसमें हमें बाउंड्रीज बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिली. टर्किक, अफगान एंड लेटर मुगल्स जो थे रूलर्स, दे इन्वेडेड इंडिया फॉर वेल्थ. जो टर्किस्तान से थे या अफगानिस्तान से थे या जो मुगल्स थे, इन्होंने इंडिया पे आक्रमण क्यों किया? फॉर वेल्थ, जो यहाँ का धन था उसके लिए, पावर एंड स्प्रेडिंग देयर फेथ, और अपने जो इनके फेथ थे, जो जिस भी धर्म को ये मानते थे उसको फैलाने के लिए. डिस्पाइट डिस्ट्रक्शन इंडियन सोसाइटी शोड रेजिलियंस बाय रीबिल्डिंग टाउन्स एंड प्रिजर्विंग कल्चर. अब इसमें क्या है, इतना डिस्ट्रक्शन होने के बाद भी, इतने सारे आक्रमण वगैरह होने के बाद भी इंडियन जो सोसाइटी थी उसने रेजिलियंस दिखाया, अपने आप को मजबूती से आगे लाए और टाउन्स बनाए, टेम्पल्स बनाए और जो उनका कल्चर था उसको प्रिजर्व करके रखा. नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं. सबसे पहले हम ये जो चेंजेस हुए उसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे. तो सबसे पहले दिया हुआ था दिल्ली सल्तनत, जो है 1206 से 1526 एडी तक. ठीक है, तो यहाँ तक दिल्ली सल्तनत का समय है ये. इट बिगिन आफ्टर डिफीट ऑफ पृथ्वीराज चौहान इन 1192 एंड फुली एस्टैब्लिश्ड इन 1206. सो ये शुरुआत कब हुई इस दिल्ली सल्तनत की स्थापना की? तो पृथ्वीराज चौहान जी की हार हुई 1192 में, और पूरी तरीके से हम कहें अगर दिल्ली सल्तनत की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो 1206 एडी में है. 5 डायनेस्टीज इसमें आए रूल्ड. जैसे दिल्ली सल्तनत एक बड़ा सल्तनत था, इसमें 5 इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज आई. कौन कौन सी? मामलुक्स, खिलजीज, तुगलक्स, सैयद्स एंड लोधी. ठीक है, तो इसको आप निमोनिक बना लेंगे, MKTSL. MKTSL, इससे आप कुछ भी अपना लिंक बना सकते हैं ताकि सीक्वेंस याद रहे. पहले मामलक आए, फिर खिलजी आए, फिर तुगलक आए, फिर सैयद आए, फिर लोधी आए. इसकी फीचर्स क्या थे दिल्ली सल्तनत के? सो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, मतलब बार बार जो राजा है उसको मार के कोई नया बन जाता था, या जो पॉलिटिकल एक एडमिनिस्ट्रेशन था वो स्टेबल नहीं था. वायलेंट सक्सेशन, अभी मैंने बताया एक दूसरे को मार के वो लोग आगे बढ़ते थे, एक दूसरे पे वायलेंट बहुत ज्यादा करते थे वो लोग पावर को हासिल करने के लिए. टैक्सेशन बहुत ज्यादा था, लोगों के ऊपर टैक्स बहुत ज्यादा लगाया जाता था. प्लंडर ऑफ वेल्थ, प्लंडर मतलब होता है लूटना, लगता था तो लूटपाट करते थे. आइकोनोक्लाज्म, इसका मतलब क्या होता है? डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स एंड रिलीजियस इमेजेस. जो मूर्ति होती है, ये लोग मूर्ति पूजा जो होती है उसके विरोध में थे, तो टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था. जजिया टैक्स, एक तरीके का टैक्स था, वो इम्पोज किया जाता था नॉन मुस्लिम पे, जो मुस्लिम नहीं है उन लोगों के ऊपर टैक्स लगाया जाता था. मेजर रूलर्स कौन कौन थे दिल्ली सल्तनत के? दिल्ली सल्तनत में जो इंपॉर्टेंट राजा थे, रूलर्स थे, वो था अलाउद्दीन खिलजी. स्ट्रॉन्ग मिलिट्री कैंपेन्स किए थे इसने. साउथ की तरफ इसने अपने साम्राज्य को एक्सपैंड किया था और मंगोल्स को इसने डिफीट किया था. तो ये ऐसे पॉइंट्स याद रखोगे ना कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या काम किए थे, तो 3 इंपॉर्टेंट याद रहेंगे. एक तो इसने बहुत सारी मिलिट्री एक्सपीडिशन की थी, कैंपेन्स किए थे साउथ की तरफ. ठीक है, साउथ में अपने साम्राज्य को एक्सपेंड किया था. और थर्ड है, इसने मंगोल को हराया था. दूसरा है मोहम्मद बिन तुगलक. मोहम्मद बिन तुगलक ने, ये जो था एक एम्बिशियस राजा था बट फेल्ड एक्सपेरिमेंट. इसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, हाँ उसने अच्छे के लिए सोच के किए, बट उसके जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो फेल हो गए. जैसे 2 एक्सपेरिमेंट्स इसके इंपॉर्टेंट है जो फेल हुए. पहला, इसने कैपिटल जो था वो चेंज कर दिया, मतलब शिफ्ट ऑफ कैपिटल. कहां से कहां शिफ्ट किया था ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. और एक उसने टोकन करेंसी लागू की थी, जिसमें सोने की या जो भी मेटल की करेंसी थी उसको हटाकर वो पेपर करेंसी लेकर आया था, या टोकन करेंसी बोल सकते हैं, वो लेकर आया था, जो कि वैल्यू में मेटल करेंसी से कम हुआ करती थी. नाउ डिक्लाइन कैसे हुआ दिल्ली सल्तनत का? सो तैमूर ने जो इन्वेजन किया 1398 में, इसने डिस्ट्रॉय कर दिया दिल्ली को. लेटर लोधीज वीकेंड बिफोर बाबर्स इन्वेजन. जब बाबर आया 1526 एडी में, यहाँ पर ये जो ऊपर लिखा हुआ है, उस वक्त तक लोधी जो लास्ट डायनेस्टी थी, लेट मी चेंज द कलर, जो लास्ट डायनेस्टी थी, यहां हमने पढ़ा था लोधी,
उस समय तक ये लोग बहुत वीक हो चुके थे जब बाबर ने इन्वेशन किया। इसकी वजह से ये डिक्लाइन हो गया, मतलब इसका अस्तित्व खत्म होने लग गया था और अब नए जो हम मुगल साम्राज्य के बारे में जानते हैं उसकी शुरुआत हुई। तो अब आगे देखते हैं क्या दिया है। सो रेजिस्टेंस टू सल्तनत। सल्तनत, अभी हमने जो दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा, ऐसा नहीं है कि मान लो यहाँ पर दिल्ली सल्तनत है तो वो यहाँ गया तो यहाँ के लोगों ने उसको स्वीकार कर लिया या यहाँ के लोगों ने स्वीकार कर लिया, यहाँ के लोगों ने नहीं, ऐसा नहीं था। हर जगह के लोग इसका विद्रोह करते थे, अपने ऊपर कंट्रोल इसका होने नहीं देना चाहते थे। तो जैसे सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है ईस्टर्न गंगा किंगडम, जो कलिंगा वाला एरिया है जहां पर अशोका के वॉर हुए थे, है ना। सो कलिंगा वाला जो एरिया है उधर ईस्टर्न गंगा किंगडम था। वहां पर नरसिम्हा देव फर्स्ट थे जिसने रेसिस्ट किया सक्सेसफुली एंड बिल्ट कोणार्क सन टेम्पल। अब नरसिम्हा देव राय जो है फर्स्ट, नरसिम्हा देव फर्स्ट जो है, इससे रिलेटेड दो चीजें याद रखनी है। पहला कि इसने दिल्ली सल्तनत के जो इन्वेशन थे उसको रेसिस्ट किया। दूसरा, कोणार्क सन टेम्पल भी इन्होंने ही बनवाया। देन सेकेंड है होयसाला, ये कर्नाटका में थे, इन्होंने भी रेसिस्ट किया फॉर लॉन्ग बट वर लेटर एब्जॉर्ब्ड बाय विजयनगर। बहुत समय तक इन्होंने दिल्ली सल्तनत के एक्सपीडिशंस जो थे उनको बहुत समय तक रेसिस्ट किया, लेकिन फिर ये विजयनगर एम्पायर में मिल गए। देन राणा कुंभा ऑफ मेवाड़, मेवाड़ के जो राणा कुंभा थे उन्होंने भी बहुत समय तक रेसिलियंस दिखाया। बिल्ड स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स लाइक कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ का जो किला हमने इमेज भी देखी थी चैप्टर में, ऐसे मजबूत फोर्ट्स बनाए ताकि अपने जो साम्राज्य उसको प्रोटेक्शन दे सके। रेसिस्टेड इन्वेशन, और इन्वेशन जो आक्रमण थे उसको रेसिस्ट भी किया, डट कर उसका सामना किया। देन नेक्स्ट इज बहमनी सल्तनत। बहमनी सल्तनत और जो रीजनल और सल्तनत थे गुजरात में, बंगाल में, डेक्कन में, बहुत सारे ऐसे सल्तनत थे जो उन्होंने डट कर सामना किया और रेसिलियंस दिखाया। ओके, नाउ फोर्थ है विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर के बारे में हमने पढ़ा कि दो भाइयों ने इसकी शुरुआत की थी 1336 में और ये चला कब तक था, 1565 तक। फाउंडेड बाय हरिहर एंड बुक्का, ये दोनों भाई थे, इन्होंने शुरुआत की थी विद ब्लेसिंग ऑफ गुरु विद्यारण्य। विद्यारण्य गुरु थे इनके, इनकी ब्लेसिंग के साथ शुरुआत की। ये एक पावरफुल किंगडम कह सकते हैं, पावरफुल एम्पायर बन गया था साउथ इंडिया में। राइवल ऑफ बहमनी सल्तनत, बहमनी सल्तनत का ये राइवल था। कृष्णदेव राय 16th सेंचुरी के बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे विजयनगर एम्पायर के। सो ये ग्रेटेस्ट रूलर थे, मिलिट्री विक्ट्रीज इन्हें मिली थी और कल्चरल पैट्रनेज थे, जो कल्चर से रिलेटेड चीजें थी, कोई आर्टिस्ट था, आर्ट था, उसको पैट्रनेज देते थे, संरक्षण देते थे। ही सपोर्टेड पोएट इन तेलुगु, संस्कृत एंड कन्नड़, जो भी तेलुगु भाषा के, संस्कृत भाषा के, कन्नड़ भाषा के पोएट्स वगैरह होते थे उनको वो संरक्षण देते थे। बिल्ड विट्ठल टेम्पल विद म्यूजिकल पिलर्स, जो विट्ठल टेम्पल है वो भी उन्हीं के समय में बना और उसमें म्यूजिकल पिलर्स भी हैं। नाउ फॉल कैसे हुआ विजयनगर एम्पायर, जब इतना महान था, इतनी सारी अच्छी चीजें थी, तो फॉल कैसे हुआ। डिफीटेड बाय डेक्कन सल्तनत, डेक्कन सल्तनत मतलब जो साउथ में सल्तनत थे उन्होंने विजयनगर एम्पायर को हरा दिया। कब, बैटल ऑफ तलीकोटा में। तलीकोटा 1565 में बैटल हुआ, तब विजयनगर एम्पायर को हरा दिया गया। उसके बाद द एम्पायर फ्रेगमेंटेड इनटू नायका किंगडम्स, फिर बहुत सारे किंगडम में ये जो बड़ा सा विजयनगर एम्पायर था वो टूट गया। ठीक, देन व्हाट नेक्स्ट वी लर्न, मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ते हैं। जब बाबर आया 1526 में, तब से लेके 1707 तब तक जो मुगल एम्पायर है उसका शासन रहा। सो बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी, हमने पढ़ा कि लोदी डायनेस्टी थी वो वीक होने लग गई थी जब तक बाबर आया, है ना। सो बाबर ने इब्राहिम लोदी जो लास्ट रूलर था लोदी डायनेस्टी की उसको हराया। किसमें, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो 1526 में हुआ। क्योंकि बाबर के पास बहुत सारी एडवांस मशीनरी वगैरह थी, या आर्टिलरीज बोल सकते हैं, वेपन वगैरह बहुत एडवांस थे। तोप जो हम जानते हैं, तोप कैनन्स जो होते हैं वो उस वक्त फर्स्ट टाइम चलाई गई थी, किसी को पता ही नहीं था ये गन पाउडर और आर्टिलरीज का यूज जो डेवलप थी। सो इस वजह से बाबर की जीत हुई। हुमायूं लॉस्ट पावर टेम्परली टू शेरशाह सूरी बट रीगेन इट बिफोर हिज डेथ। अब बाबर का बेटा जो था हुमायूं, उसने शासन संभाला लेकिन वो शेरशाह सूरी से हार गया, लेकिन ये कुछ ही समय के लिए था। फिर से उसने अपनी डेथ से पहले ही शेरशाह सूरी को हरा के और फिर से मुगल एम्पायर को एस्टेब्लिश कर दिया। अब आता है हुमायूं का बेटा अकबर। अकबर का जो समय है वो 1556 से 1605 तक है। अकबर ने एक्सपैंड किया एम्पायर को अक्रॉस नॉर्थ इंडिया, पूरे नॉर्थ इंडिया में एम्पायर को फैलाया। यूज्ड डिप्लोमेसी, उसने बहुत ऐसी पॉलिसीज अपनाई जिससे कि उसने एम्पायर को एक्सटेंड करने में उसको बहुत मदद मिली। जैसे डिप्लोमेसी, मैरिज अलायंसेस किए, शादियां की उसने जिससे कि रिलेशन अच्छे हो जाए तो फिर लड़ाई नहीं होगी। देन एबॉलिश्ड जजिया, जजिया जो हमने देखा था स्टार्ट हुआ था दिल्ली सल्तनत के दौरान, उसको खत्म कर दिया जो नॉन मुस्लिम पे टैक्स लगता था। प्रोमोटेड सुलह कुल, सुलह कुल एक यूनिवर्सल
टॉलरेंस की, सभी धर्म को बराबर समझना या सभी धर्म की वैल्यू करना, ऐसा एक स्टार्ट किया उसने जो थॉट था सुलह कुल करके। ठीक है, ये आपको आ सकता है क्वेश्चन। देन ही एनकरेज ट्रांसलेशन ऑफ रामायण महाभारत, रामायण महाभारत जैसे जो एपिक्स हैं इनको उसने ट्रांसलेट करवाया। जहांगीर एंड शाहजहां, अब अकबर के बच्चे, अकबर का जो बेटा था वो जहांगीर था, जहांगीर का शाहजहां था। सो इन लोगों ने भी आर्ट को पैट्रनाइज किया, आर्किटेक्चर इनके समय में जो थे वो इंपॉर्टेंट बने। ताजमहल, रेड फोर्ट जो दिल्ली का लाल किला है, ये सब इन्हीं के समय में बना। अब आती है बारी औरंगजेब की। औरंगजेब का समय था 1658 से 1707। ठीक है, यहाँ हमने देखा, अभी देखा कि लास्ट इंपॉर्टेंट जो रूलर था वो 1707 तक, मतलब इंपॉर्टेंट रूलर था। ऐसा नहीं कि 1707 में मुगल एम्पायर खत्म हुआ, चला तो ये बहुत आगे तक था अभी, लेकिन लगभग 100-150 साल और चला था। बट औरंगजेब जो था लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर था इस मुगल एम्पायर का, जिसका समय यहाँ दिया हुआ है। नाउ ही एक्सपैंडेड एम्पायर बट इम्पोज स्ट्रिक्टर रिलीजियस रूल्स, जैसे जजिया जो खत्म किया था अकबर ने, उसने फिर से ये रिलीजियस धर्म से रिलेटेड जो रूल्स वगैरह थे वो उसने स्ट्रिक्ट करने लगे। लेकिन उसके समय में युद्ध वगैरह बहुत हुए, वॉर हुए, और उसने एम्पायर को एक्सटेंड भी किया। री इम्पोज जजिया, अभी मैंने आपको बताया उसने जजिया इम्पोज कर दिया था। कॉन्स्टेंट रिबेलियन उसको फेस करने पड़ रहे थे, जहां भी वो जा रहा था वहां पर लोग उसका डट कर सामना कर रहे थे। द एम्पायर वीकेंड आफ्टर हिज डेथ, जब उसकी डेथ हो गई तो जो मुगल एम्पायर है वो पूरी तरीके से वीक हो गया था। ओके, सो आई होप कि आपको जो मैंने समरी दी है इससे समझ में आया है। वैसे तो वीडियो देख लीजिएगा, 5 पार्ट में चैप्टर कवर हुआ है, बहुत ही बड़ा चैप्टर था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट इज रेसिस्टेंस टू मुगल। अब मुगल को, जैसे अभी हमने पढ़ा कि औरंगजेब को बहुत सारे रिबिलियंस फेस करने पड़े, तो ऐसे कौन रेसिस्टेंस पोज कर रहा था इनके सामने? सबसे पहले पेसेंट, पेसेंट यानी जो किसान होते हैं, एंड ट्राइबल्स, जो ट्राइबल लोग थे, ये लोग रिबिलियन पोज करते थे, जैसे जाट, भील, गोंड, संथाल, ये सारे ट्राइबल ग्रुप्स हैं, राइट। दे असिस्टेड हैवी टैक्सेस, जो टैक्स लगाया जाता था इनके ऊपर किसी भी चीज के लिए, तो उस टैक्स के लिए इन्होंने विरोध किया। रानी दुर्गावती जो थी, गोंड क्वीन थी, गोंड जो एक ट्राइबल ग्रुप है उसकी क्वीन थी, रानी थी, वो उनकी डेथ हो गई। शी डाइड फाइटिंग अकबर्स फोर्स, अकबर ने जब सेना भेजी लड़ने के लिए, सो रानी दुर्गावती लड़ते लड़ते और उनकी डेथ हो गई उसमें। राजपूत जो थे जैसे राणा सांघा, उन्होंने बाबर से लड़ाई की। महाराणा प्रताप, उन्होंने अकबर से लड़ाई की। विद गुरिल्ला वॉरफेयर, उन्होंने, महाराणा प्रताप बहुत फेमस थे इस टेक्निक के लिए, गुरिल्ला वॉरफेयर। गुरिल्ला वॉरफेयर में क्या होता है, छोटी टुकड़ी में सेना लेकर जाते हैं, 5 से 6 लोग जाते हैं, एक जगह अटैक करते हैं, फिर वहां से जीत हासिल करके और फिर छुपकर भाग जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि बड़ी व्यवस्था न होने के बावजूद छोटे छोटे टुकड़ों में भी काम आसानी से होता चला जाता है। सो इसमें महाराणा प्रताप ने कब ये फेस किया या कब रेसिस्ट किया अकबर को? बैटल ऑफ हल्दीघाटी जो 1576 में हुआ था। नाउ नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो अहोम्स जो असम में थे, उन्होंने पैक सिस्टम यूज किया था मुगल्स को हटाने के लिए। कब? बैटल ऑफ सरायघाट में जो 1671 में हुआ था अंडर लचित बोरपुखम। देन सिख की अगर बात करें तो गुरु अर्जन किल्ड बाय जहांगीर, हमने देखा था चैप्टर में कि जहांगीर ने गुरु अर्जन को मरवा दिया था। गुरु तेग बहादुर मार्टर्ड बाय औरंगजेब, और औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को, गुरु गोविंद सिंह ने फिर क्या किया, खालसा की स्थापना। खालसा एक ग्रुप होता था जो कि एक तरीके से हम कहा जाए तो वो लोग सैनिकों जैसे होते थे, रेसिस्ट करते थे, रेबिलियन करते थे, ताकि ये जो ऑपरेशन है, जो दबाया जाता है इनको, ये खत्म हो सके। खालसा की स्थापना कब हुई? 1699 में। सिख एम्पायर वॉज लेटर कंसोलिडेटेड बाय महाराणा रंजीत सिंह, फिर एक महाराणा रंजीत सिंह हुए, उनके समय में सिख एम्पायर को पूरी तरीके से कंसोलिडेट कर दिया गया, मतलब सभी जो बिखरा पड़ा था उसको इकट्ठा कर दिया और मजबूत हुआ उनके समय में। देन नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था मुगल के समय या दिल्ली सल्तनत के समय। सो दिल्ली सल्तनत की अगर बात करें तो उस वक्त शासन व्यवस्था कैसे चलती थी? सुल्तान हैड एब्सोल्यूट अथॉरिटी, जो सुल्तान हुआ करते थे उनके पास सबसे बड़ी पावर थी, उनकी बात कोई नहीं काट सकता था। टैक्स कलेक्शन के लिए इक्ता सिस्टम चलता था, और टैक्स कलेक्शन नोबल्स के द्वारा, जो अधिकारी होते थे उनके द्वारा किया जाता था। इक्ता सिस्टम मैंने आपको बहुत अच्छे से चैप्टर में समझाया हुआ है, आप प्लीज वहां पर जाकर देखिए। देन मुगल्स जो है इनके समय में एडमिनिस्ट्रेशन और ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गया। इन्होंने एम्पायर को डिवाइड किया प्रोविंसेस में, जिसे सूबा कहा जाता था। इतने बड़े एम्पायर को संभालना टफ था, इसीलिए एम्पायर को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया, जिसे सूबा कहा गया। और इनके समय में मनसबदारी सिस्टम चली। ठीक है, ऐसे भी आप
याद रख सकते हो, जैसे कंफ्यूज ना हो कि मनसबदारी सिस्टम कब आया था, दिल्ली सल्तनत के समय या मुगल के समय, तो एम और एम ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक है, कि मुगल के समय में मनसबदारी सिस्टम आया था। ऑफिसर्स मेंटेन ट्रूप्स अकॉर्डिंग टू रैंक, मनसबदारी सिस्टम में ऑफिसर्स को रैंक दी जाती थी, जो उनकी रैंक है उसके हिसाब से वो ट्रूप्स यानी सैनिकों की टुकड़ी मेंटेन किया करते थे। टोडरमल जो थे वो रेवेन्यू रिफॉर्म उन्होंने किया, ये फाइनेंस मिनिस्टर थे। सर्वे क्रॉप बेस्ड टैक्सेशन, कहाँ पर कैसी फसल होती है उस हिसाब से उन्होंने सर्वे किया और टैक्स कैसे कलेक्ट किया जाएगा वो डिसाइड किया। देन नेक्स्ट है पीपल्स लाइफ एंड इकोनॉमी, उस समय के लोगों की जिंदगी कैसी थी और जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी, लोग कैसे अपना काम करते थे, कैसे कमाना खाना करते थे, वो सारी चीजें। सो एग्रीकल्चर वाज मेन स्टे, जो खेती करना है किसानों का वो मेन काम हुआ करता था। इरिगेशन, सिंचाई, मल्टीपल क्रॉप्स, बहुत सारी तरीके की फसलें लगाई जाती थी, जैसे राइस, व्हीट, पल्सेस, कॉटन एंड शुगर केन। देन टेक्सटाइल यानी जो कपड़े से रिलेटेड चीजें हैं, शिप बिल्डिंग जो नाव वगैरह बनती है, हैंडीक्राफ्ट जो हाथ से बनाकर कोई चीज बेची जाती थी, वो इस समय में बहुत ज्यादा फ्लरिश हुआ। ट्रेड यानी व्यापार की बात करें तो पोर्ट्स जो बंदरगाह होते हैं, जो समुद्र के किनारे एक पोर्ट डेवलप होता है, जैसे कि कालीकट, सूरत, हुगली, मैंगलोर, ये बिजी पोर्ट्स हुआ करते थे। इंडिया बहुत सारे प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता था, एक्सपोर्ट मतलब अपने देश से दूसरे देश में भेजता था, जैसे टेक्सटाइल हो गए, कपड़े बहुत उस वक्त फेमस थे हमारे यहाँ के, स्पाइसेस यानी मसाले, जेम्स, और इंपोर्ट क्या करते थे, हॉर्सेस, घोड़े एंड मेटल्स, ठीक है। हुंडी सिस्टम उस वक्त चला करता था, हुंडी सिस्टम एंड अर्ली फॉर्म ऑफ बैंकिंग, बैंकिंग का एक फॉर्म हुआ करता था, ये भी मैंने आपको चैप्टर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, जिसमें पैसा देने की जरूरत नहीं होती थी, इसमें ट्रेड आसानी से हो जाता था और पेपर के फॉर्म में आपको पैसा जैसे कि फॉर द टाइम बिंग दिया जाता था। टेम्पल्स एक्टेड एज सेंटर ऑफ इकोनॉमी एंड लर्निंग, टेम्पल जो है मेन सेंटर हुआ करते थे अर्थव्यवस्था के, लर्निंग के, राइट। डिस्पाइट वेल्थ, इतना वेल्थ होने के बाद भी जो कॉमन लोग हैं उनको हैवी टैक्सेशन फेस करना पड़ता था, बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ता था। फैमिन्स यानी जो सूखा पड़ जाता था उस समय बहुत ज्यादा हार्डशिप उन्हें फेस करनी पड़ती थी, प्रॉब्लम्स उनको आती थी, ठीक, क्योंकि टैक्स तो देना ही था उनको। देन नेक्स्ट इज कल्चरल डेवलपमेंट, इस वक्त कल्चरल में क्या चेंजेस आए, कैसे डेवलपमेंट्स हुए, इवोल्यूशन हुए, ये देखते हैं। तो आर्किटेक्चर जैसे कि बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स उस समय की हैं जो फेमस हैं और उनका आर्किटेक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कुतुब मीनार, रेड फोर्ट, ताजमहल, कोणार्क सन टेम्पल। बताओ कोणार्क सन टेम्पल किसके समय में बना था? देन विट्ठल टेम्पल, और विट्ठल टेम्पल किसके समय में बना था? दोनों नाम अभी हमने रिवाइज किए हैं। आर्ट्स, मिनिएचर पेंटिंग, कैलीग्राफी और म्यूजिक बहुत विकसित हुआ। ब्लेंडिंग ऑफ इंडियन एंड फॉरेन ट्रेडिशन क्रिएटेड रिच कल्चरल हेरिटेज, हमने देखा था कि अलग अलग लोग जो आ रहे हैं फॉरेन इन्वेजन कर रहे हैं, इससे ऐसा नहीं है कि सारी खराबी चीजें हो रही थी, एक दो अच्छी चीजें भी है, जिससे कि उनका कल्चर हमारा कल्चर मिलके एक रिच कल्चर हेरिटेज बना रहा था, ठीक है। सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद समरी, अच्छे से चैप्टर को समराइज कर लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू सी एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, सही आंसर मार्क करना है। चलिए देखते हैं। सो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, दिल्ली सल्तनत वाज फाउंडेड आफ्टर द डिफीट ऑफ विच रूलर, किसके हार के बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई? राणा सांगा, पृथ्वीराज चौहान, कृष्णदेव राय या महाराणा प्रताप? सो इसका करेक्ट आंसर है पृथ्वीराज चौहान। कब हुआ था ये युद्ध वो भी आपको बताना है। देन विच डायनेस्टी वाज नॉट पार्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत, इसमें से कौन सा दिल्ली सल्तनत का पार्ट नहीं है? सो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, है ना, वो आपको याद करना रहेगा। मामलुक, तुगलक, गुप्ता या लोधी, कौन सी इसकी पार्ट नहीं है? तो वेरी सिंपल, गुप्ता डायनेस्टी बाद में आई थी, इसका पार्ट नहीं है। देन हु शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, ये क्वेश्चन मैंने पूछा था कहां से कहां कैपिटल शिफ्ट हुई थी, तो दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट हुई थी। और किसने किया था ये? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, शेरशाह सूरी या बाबर? तो इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। देन नेक्स्ट इज कोणार्क सन टेम्पल किसने बनवाया था? ये भी मैंने आपसे अभी पूछा था, कृष्णदेव राय, नरसिम्हदेव फर्स्ट, राणा कुंभा या शाहजहां? वेरी सिंपल आंसर, नरसिम्हदेव फर्स्ट। देन विजयनगर एम्पायर वाज फाउंडेड बाय, विजयनगर किसने स्टार्ट किया था? 2 भाई थे, मैंने बताया था, हरिहर बुक्का, राणा प्रताप, रानी दुर्गावती या गुरु नानक, किसने किया था? सो आंसर है हरिहर एंड बुक्का। देन ग्रेटेस्ट विजयनगर रूलर, सबसे बड़ा विजयनगर का राजा कौन था? हरिहर, बुक्का, कृष्णदेव राय या राम राय? सो आंसर है कृष्णदेव राय। देन नेक्स्ट है, विच बैटल एंडेड दिल्ली सल्तनत, कौन सी लड़ाई हुई, युद्ध हुआ जिसमें दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ? बैटल ऑफ हल्दी घाटी, खानवा, बैटल ऑफ पानीपत या बैटल ऑफ तलईकोटा? तो ये बहुत आसान है, बैटल ऑफ पानीपत, क्योंकि यहीं से मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई थी और इसका ईयर भी आपको याद होना चाहिए 1526। ओके।
ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो याद होनी चाहिए। देन हु इंट्रोड्यूस द मनसबदारी सिस्टम, मनसबदारी सिस्टम कब इंट्रोड्यूस किया गया, अकबर के समय, हुमायूं, बाबर या औरंगजेब? तो इसका आंसर है मनसबदारी सिस्टम अकबर के समय में आया। टोडरमल वॉज अकबर, टोडरमल जो है अकबर के कौन थे, पोएट थे, जनरल थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे या हिस्टोरियन थे? सो वेरी सिंपल आंसर फाइनेंस मिनिस्टर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बताया था। फिर अहोम्स जो थे उन्होंने डिफीट किया मुगल को, कहां पर, कब, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, बैटल ऑफ तलईकोटा, बैटल ऑफ सराय घाट? सो इसका आंसर है बैटल ऑफ सराय घाट। देन और ये कहाँ के हैं अहोम्स, किस जगह के हैं वो भी बताना है आपको। हु बिल्ड ताजमहल, ताजमहल किसने बनवाया, बाबर, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब? तो इसका आंसर है शाहजहां। देन खालसा किसने शुरुआत की, खालसा पंथ की, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जन या गुरु तेग बहादुर? तो इसका आंसर है गुरु गोविंद सिंह। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो औरंगजेब री इम्पोज्ड विच टैक्स, औरंगजेब ने फिर से कौन सा टैक्स लगाया, लैंड रेवेन्यू, जजिया, कस्टम ड्यूटी या पिलग्रिमेज टैक्स? तो इसका आंसर है जजिया। विच सिस्टम अलाउड नोबल्स टू कलेक्ट रेवेन्यू फॉर सल्तनत? अच्छा ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जजिया को रिमूव किसने किया था, है ना, री इम्पोज तो आ गया कि दोबारा लगाया किसने, तो हटाया किसने था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सो विच सिस्टम अलाउड नोबल्स टू कलेक्ट रेवेन्यू फॉर सल्तनत, कौन से सिस्टम में नोबल्स जो है यानी जो अधिकारी हैं वो कलेक्ट करते थे रेवेन्यू सल्तनत के लिए, पाइक में, मनसबदारी में, इक्ता में या हुंडी सिस्टम में? तो इसका आंसर है एकता सिस्टम में। देन हु अमंग द फॉलोइंग यूज गुरिल्ला वॉरफेयर अगेंस्ट मुगल, अभी समझाया था मैंने, गुरिल्ला वॉरफेयर किसने यूज किया था, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, शेरशाह सूरी या रानी दुर्गावती? महाराणा प्रताप ने यूज किया था। ओके, सो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमने 15 देख लिए, अब हम फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। तो इसके आंसर आप फिल कर लेंगे। चलिए रीड कर लेते हैं। द दिल्ली सल्तनत बिगेन इन विच ईयर, कब दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई? सो 1206 AD में, राइट। देन 5 डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत वर मामलुक, खिलजी, देन नेक्स्ट क्या आएगा, तुगलक्स आएगा, है ना, और सैयद और लोदी। आंसर्स मैं आपको एक साथ दिखा दूंगी, पहले रीड कर लेते हैं सारे क्वेश्चन। अलाउद्दीन खिलजी रेपेल्ड इन्वेजन फ्रॉम द डैश एम्पायर, किससे अलाउद्दीन खिलजी की लड़ाई हुई थी? सो मंगोल से। मोहम्मद बिन तुगलक इंट्रोड्यूस डैश करेंसी, कौन सी करेंसी मोहम्मद बिन तुगलक ने यूज की थी? टी से स्टार्ट होता है, टोकन करेंसी। देन तैमूर इन्वेडेड इंडिया इन विच ईयर, किस ईयर में तैमूर ने इन्वेड किया इंडिया को? 1398। नरसिम्हा देव राय ने कौन सा टेम्पल बनाया? कोणार्क सन टेम्पल। होयसाला रूल्ड मेनली इन विच पार्ट? प्रेजेंट डे कर्नाटका। देन द बैटल ऑफ तलईकोटा, ये 1565 में हुआ था, कौन से एम्पायर इससे फॉल हुआ, खत्म हो गया? सो डैश, कौन सा? विजयनगर एम्पायर। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसने जीता 1526 में? बाबर ने। देन अकबर ने कौन सी पॉलिसी शुरू की? डैश ए कुल, तो यहाँ क्या आ जाएगा? सुलह ए कुल। ये रहे आपके आंसर्स, आप देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो टोडरमल ने इंट्रोड्यूस किया एफिशिएंट डैश सिस्टम, कौन सा सिस्टम उन्होंने यूज किया था? रेवेन्यू सिस्टम। अहोम डिफीटेड मुगल्स इन विच बैटल, अहोम ने किस बैटल में हराया था? अभी हमने ये क्वेश्चन देखा था, सराय घाट। देन रानी दुर्गावती जो कहाँ पर, किस किंगडम को रूल करती थी? तो गोंड किंगडम को, ट्राइबल किंगडम को। खालसा वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर, हमने पढ़ा था इसका आंसर 1699। ठीक है, 1699 में। ताजमहल किसने कहां पर बना हुआ है? तो आगरा में। ये रहे आपके आंसर, आप देख सकते हैं। ओके, अब इसके साथ हमने ऑब्जेक्टिव कर लिया। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। तो ये टोटल आपके यहाँ देख सकते हो 15 क्वेश्चंस हैं, आप पॉज करके लिख सकते हो। ठीक है, एक एक करके हम आंसर्स देख लेते हैं। पहले आप लिखेंगे ताकि लगे तो पता तो चले कि आपने कितनी प्रैक्टिस की, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हो, व्हाट वाज दिल्ली सल्तनत एंड विच डायनेस्टी रूल्ड इट। दिल्ली सल्तनत कौन कौन सी डायनेस्टी ने इसमें रूल किया और दिल्ली सल्तनत क्या है? तो चलिए देखते हैं। सो दिल्ली सल्तनत वाज अ मुस्लिम किंगडम, मुस्लिम किंगडम था ये, 1206 में एस्टैब्लिश हुआ जब पृथ्वीराज चौहान की डिफीट हुई। इट वाज रूल्ड बाय 5 डायनेस्टीज, में 5 डायनेस्टी ने रूल किया, मामलुक, खिलजी या खलजी, तुगलक, सैयद एंड लोदी, अंटिल बाबर्स कंक्वेस्ट इन 1526, 1526 तक इन्होंने किया। सेकंड है, व्हाई वाज अलाउद्दीन खिलजी कॉल्ड सेकंड अलेक्जेंडर, अलाउद्दीन खिलजी को सेकंड अलेक्जेंडर क्यों कहा जाता है? सो अलाउद्दीन खिलजी एज्यूम द टाइटल सिकंदरे सानी, उसने अपने आप को टाइटल दे दिया, एक पदवी दे दी, क्या? सिकंदरे सानी, मतलब सेकंड अलेक्जेंडर, ड्यू टू हिज एम्बिशियस मिलिट्री
कैंपेन, क्योंकि उसने बहुत सारे युद्ध किए, लड़ाइयाँ की अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए एम्पायर को। सो एम्बिशियस उसके जो कैंपेन्स होते थे उसके कारण, क्योंकि अलेक्जेंडर भी क्या कर रहा था, वो पूरी दुनिया को जीतना चाहता था। विक्ट्रीज ओवर राजपूत स्टेट्स एंड हिज सक्सेस इन डिफीटिंग इंडिया अगेंस्ट रिपीटेड मंगोल इन्वेशन, और उसने मंगोल इन्वेशन में सक्सेस हासिल किया था, इस वजह से भी उसने खुद को सिकंदर सानी नाम दिया, जैसा कि जिसका मतलब है सेकेंड अलेक्जेंडर। 2 फेल्ड एक्सपेरिमेंट बताने हैं मोहम्मद बिन तुगलक के। अभी मैंने आपको बताया था, पहला हो जाएगा टोकन करेंसी, दूसरा हो जाएगा शिफ्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। तो कैसे लिखेंगे इसको? सो मोहम्मद बिन तुगलक शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद विच कॉज्ड हार्डशिप एंड लॉस ऑफ लाइफ। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड द टोकन करेंसी ऑफ कॉपर कॉइन्स विच लेड टू काउंटरफिटिंग, कि महंगे वाले जो सिक्के हुआ करते थे लोगों ने वो रख लिए और हल्के वाले वो लोग मार्केट में यूज करने लगे, इससे काउंटर फिटिंग भी हुई। देन नेक्स्ट इज इकोनॉमिक डिक्लाइन, इकोनॉमी भी डिक्लाइन होने लग गई। देन व्हाई इज कोणार्क सन टेम्पल हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट, कोणार्क सन टेम्पल जो है हिस्टोरिकली क्यों इंपॉर्टेंट है? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। क्योंकि ये जो टेम्पल है नरसिम्हदेव फर्स्ट ने बनवाया था टू सेलिब्रेट हिज विक्ट्री ओवर दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के ऊपर जो उनकी जीत हुई थी उसको मनाने के लिए। इट इज फेमस फॉर इट्स ग्रैंड आर्किटेक्चर, कल्चरल इंपॉर्टेंस एंड रिमेन अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट टुडे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा एक स्ट्रक्चर है, कल्चरली ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आज भी ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में आता है। फिर हु वर हरिहर एंड बुक्का, ये दोनों कौन थे? 3 बार 4 बार तो मैं इसी वीडियो में बता चुकी हूँ। हरिहर एंड बुक्का वर ब्रदर्स, ये भाई थे जिन्होंने गुरु विद्यारण्य की ब्लेसिंग के साथ विजयनगर एम्पायर की शुरुआत की थी 1336 में, 1336 में। दे मेड हम्पी देयर कैपिटल, उन्होंने हम्पी को अपना कैपिटल बनाया एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ पावरफुल साउथ इंडियन किंगडम, एक पावरफुल विजयनगर एम्पायर किंगडम की स्थापना उन्होंने की जो साउथ इंडिया में बहुत बड़ा एक किंगडम था। वो वाज कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय कौन थे और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या थे? तो वो विजयनगर एम्पायर के बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे। कृष्णदेव राय वाज द ग्रेटेस्ट विजयनगर रूलर। ही एक्सपेंडेड एम्पायर, उन्होंने एम्पायर को एक्सपेंड किया, लिटरेचर को पैट्रोनाइज किया, तेलुगु, संस्कृत एंड कन्नड़ को, जो भी पोएट हुआ करते थे उन सबको पैट्रोनाइज किया। देन ही रोट द एपिक अमुक्त मल्यादा, अमुक्त मल्यादा करके उन्होंने एक एपिक लिखा और बहुत सारे टेम्पल्स मैग्निफिसेंट बनाए। जैसे एक एग्जांपल है यहाँ विट्ठल टेम्पल। मैंने आपसे स्टार्टिंग में कुछ एक क्वेश्चन भी पूछा था कि विट्ठल टेम्पल किसने बनवाया था? हम्पी में बनवाया गया था। देन व्हाट वाज द आउटकम ऑफ बैटल ऑफ तलीकोटा, तलीकोटा जो बैटल हुआ उसका आउटकम क्या हुआ था? तो हमने देखा था इसमें विजयनगर की हार हो गई थी, है ना, विजयनगर फॉल हो गया था। सो इन 1565 डेक्कन सल्तनत यूनाइटेड, डेक्कन में जितने भी सल्तनत थे वो सारे इकट्ठा हो गए, यूनाइटेड हो गए और उन्होंने विजयनगर के अगेंस्ट युद्ध कर दिया तलईकोटा में, जहां पर द कैपिटल सिटी वाज डिस्ट्रॉयड, जो हम्पी था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। टेम्पल सैक्ड एंड एम्पायर फ्रेगमेंटेड इनटू स्मॉलर नायका किंगडम मार्किंग इट्स डिक्लाइन, वहीं से डिक्लाइन होना शुरुआत हो गया। देन व्हाट वाज मनसबदारी सिस्टम, मनसबदारी सिस्टम क्या है? चलिए पढ़ लेते हैं। मनसबदारी एम से है तो ये मुगल के समय में आया, ये आपको याद रखना है। सो इंट्रोड्यूस बाय अकबर, अकबर ने शुरुआत की। मनसबदारी सिस्टम जो है ये रैंक देता था ऑफिशियल्स को, रैंक्ड ऑफिशियल्स जिन्हें मनसबदार कहा जाता था। इन्हें सोल्जर्स मेंटेन करने होते थे, आर्मी, हॉर्सेस मेंटेन करने होते थे, एलिफेंट्स मेंटेन करने होते थे। किसके लिए? एम्पायर के लिए, कि कभी युद्ध हुआ तो वो लोग अपने जो भी सोल्जर्स उन्होंने मेंटेन किए वो उससे हेल्प करेंगे राजा की। दे वर पेड थ्रू लैंड असाइनमेंट, उन्हें जागीर दी जाती थी, उसी से वो जो किसान है उनसे टैक्स वसूल के ही अपना खर्चा चलाते थे। एंड एंश्योर्ड मिलिट्री एफिशिएंसी। देन नेक्स्ट इज राइट अबाउट टोडरमल्स रेवेन्यू रिफॉर्म्स, जो टोडरमल ने रेवेन्यू रिफॉर्म किए उसके बारे में हमें बताना है। सो टोडरमल कौन थे? ये अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर थे, है ना। सो चलिए पढ़ लेते हैं। सो टोडरमल अकबर्स फाइनेंस मिनिस्टर कंडक्टेड सर्वे ऑफ लैंड एंड क्रॉप्स, उसने सर्वे किया लैंड और क्रॉप्स का, उस हिसाब से फिक्स कर दिया प्राइसेस को और क्रिएट किया ए सिस्टमैटिक टैक्सेशन सिस्टम। इनका जो रिफॉर्म था, हिज रिफॉर्म इंक्रीज revenue collection and stabilize the Mughal administration. Okay, now क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट वाज पैक सिस्टम ऑफ अहोम, अहोम का जो पैक सिस्टम था उसमें क्या था? तो चलिए पढ़ते हैं। सो In Ahom kingdom, every able-bodied man contributed labor और military service in exchange of land. Land के बदले जो भी व्यक्ति सक्षम थे वो अपने लेबर यानी मजदूरी और मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करते थे किंगडम को। This
पाइक सिस्टम हेल्प मेंटेन पब्लिक वर्क, एग्रीकल्चर एंड स्ट्रॉन्ग आर्मी विदाउट ह्यूज कॉस्ट। तो बिना पैसे लगे एक आर्मी मेंटेन करना, कोई भी पब्लिक काम है, मान लो रोड बनाना है, कुछ करना है, तो ये लोग खुद ही लेबर का काम करने लग जाते थे। ठीक है, तो इससे बहुत सपोर्ट मिलता था किंगडम को स्ट्रॉन्ग होने में। देन हु वाज रानी दुर्गावती एंड व्हाई शी इज रिमेंबर्ड, व्हाई शी रिमेंबर्ड, रानी दुर्गावती कौन थी और उनको याद क्यों किया जाता है? सो रानी दुर्गावती वॉज गोंड क्वीन ऑफ गरहा। गरहा एक जगह है, वहां की गोंड क्वीन थी। शी ब्रेवली फॉट अकबर्स फोर्सेस विद हर आर्मी ऑफ सोल्जर्स एंड एलिफेंट्स, वुंडेड इन बैटल, वो घायल हो गई थी बैटल में। शी टुक हर ओन लाइफ इन 1564 टू अवॉइड कैप्चर, उन्हें लगा कि कहीं वो पकड़ी जाने वाली है, तो उन्होंने अपनी जान खुद ही ले ली थी। देन व्हाई इज महाराणा प्रताप अ सिंबल ऑफ राजपूत प्राइड, राजपूतों के लिए एक गर्व की बात क्यों है महाराणा प्रताप के बारे में हमें यहाँ पे बताना है। सो महाराणा प्रताप रेसिस्टेड अकबर्स रूल, उन्होंने अकबर के रूल को रेसिस्ट किया। उस वक्त जब अकबर सबको अपने प्रति कन्वर्ट कर रहा था, उस वक्त महाराणा प्रताप ने कभी हार नहीं मानी और उन्होंने युद्ध भी लड़े, जैसे फॉट एट हल्दी घाटी 1576 में, दो डिफीटेड। इस युद्ध में वो हार तो गए थे, बट ही कंटिन्यूड गुरिल्ला वॉरफेयर विद भील सपोर्ट, भील जो समुदाय है उनके हेल्प से उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर जारी रखा। शोइंग डिटर्मिनेशन ऑफ फ्रीडम, उनके मन में कितनी इच्छा रही होगी कि हमें फ्रीडम मिले, एंड बिकमिंग अ सिंबल ऑफ राजपूत ब्रेवरी, और इस तरीके से उन्होंने राजपूत की जो एक ब्रेवरी है, बहादुर जो होते हैं, हिम्मत होती है, उसको दिखाया। देन हाउ डिड सिख जो है रिस्पॉन्ड किया उन्होंने मुगल प्रोसिक्यूशन को। सो हमने देखा था कि इसमें सिख गुरु जो थे उन्होंने बहुत सारे प्रोसिक्यूशन सहे, उनको मार दिया जाता था, जैसे गुरु अर्जन जो थे उनको और गुरु तेग बहादुर को मार्टरडम या एग्जीक्यूट कर दिया गया था। गुरु गोविंद सिंह क्रिएटेड खालसा इन 1699, ट्रांसफॉर्मिंग सिखिज्म इनटू मार्शल फोर्स टू फाइट इनजस्टिस, सभी सैनिकों का एक दल बनाया गया जिसे खालसा कहा गया, खालसा पंथ कहा गया, जो इनजस्टिस जो होता है उसके अगेंस्ट लड़ना इनका काम था। व्हाट वाज इक्ता सिस्टम, इक्ता सिस्टम क्या था, और 15th है व्हाट वाज हुंडी सिस्टम। तो चलो दोनों के बारे में जान लेते हैं। इक्ता सिस्टम क्या था? सो अंडर द दिल्ली सल्तनत इक्ता सिस्टम ग्रांटेड नोबल्स टू राइट टू कलेक्ट, यहाँ जो अधिकारी होते थे उनको टैक्सेस कलेक्ट करने का अधिकार मिल जाता था लैंड से। इन रिटर्न दे मेंटेन सोल्जर्स ऑफ सुल्तान, अब ये जो पैसा टैक्स के फॉर्म में कलेक्ट करते थे वो क्या किस पे खर्च करते थे? कुछ तो उनके पर्सनल खर्चे होते थे, कुछ सैनिकों को मेंटेन करते थे। ये जो सिस्टम है लिंक्ड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन टू सेंट्रल पावर। ठीक है, अब हुंडी में देखते हैं हुंडी सिस्टम क्या होता है। सो हुंडी वाज अ रिटन ऑर्डर, एक तरीके का लिखित आदेश होता है जिसमें पेमेंट दैट कुड बी कैरिड अक्रॉस रीजन, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर पैसा दे, मान लीजिए कि यहाँ का सामान कहीं गया और वहां से लिखित में आपको दे दिया गया है कि इतने का सामान है, पैसा आपको मिल जाएगा, तो वो भी वर्क करेगा। हेल्पिंग मर्चेंट्स ट्रांसफर मनी सेफली विदाउट कैरिंग कॉइन्स, उनको सिक्के यहाँ से वहां ले नहीं जाना पड़ता था, इससे गुम होने का और चोरी होने का खतरा रहता था। इट वॉज एन अर्ली फॉर्म ऑफ बैंकिंग इन मिडिवल इंडिया, मिडिवल इंडिया में ये शुरुआत का एक बैंकिंग सिस्टम हम बोल सकते हैं। ठीक है, नाउ अब स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हमने 15 के 15 देख लिए, अब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं जिसमें मैंने टोटल 5 क्वेश्चंस लिए हैं। ओके, चलिए देखते हैं कि करके। तो पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के मेन फीचर बताने हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सो दिल्ली सल्तनत ये स्टैब्लिश हुआ 1206 में पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद टर्किक अफगान रूलर्स द्वारा। इट लास्टेड 1526 में लास्ट हुआ, 5 डायनेस्टी ने इसको रूल किया, मामलुक, खिलजी, तुगलक, सैयद एंड लोधी। अभी मैं 2 बार बता चुकी हूँ तो मैं इसीलिए डिटेल में नहीं बता रही। मिलिट्री कैंपेन्स बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट थे जिसकी वजह से टेम्पल को डिस्ट्रक्ट किया गया, सिटीज को डिस्ट्रक्ट किया गया, और सिटी सीट्स ऑफ लर्निंग जो थी, जहां पर विद्यालय या सीट्स वगैरह होती थी जहां सिखाया जाता था, उनको नुकसान पहुंचाया गया। सुल्तान्स इम्पोज्ड हैवी टैक्सेस एंड जजिया ऑन नॉन मुस्लिम, जो नॉन मुस्लिम थे, जो मुसलमान नहीं थे, उनके ऊपर टैक्सेस ज्यादा लगाए जाते थे, जजिया जैसा टैक्स भी लगाया जाता था। दिल्ली जो है वो ग्रू हुई इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एंड कल्चर सेंटर में। आर्किटेक्चर इस समय में जैसे कुतुब मीनार हो गया, कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क हो गया, वर बिल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। डिस्पाइट इंस्टेबिलिटी, इस वक्त बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, फिर भी सल्तनत क्रिएटेड फाउंडेशन ऑफ सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस इन इंडिया। यहीं से शुरुआत हुई केंद्र पे बड़ी सरकार का बनना, या केंद्र पे एक इंपॉर्टेंट रूलर का एस्टैब्लिश होना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं।
एक्सप्लेन द अचीवमेंट्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के एस्टैब्लिशमेंट अचीवमेंट्स हमें बताने हैं। सो उसने रूल किया था एट द टर्न ऑफ 14th सेंचुरी और वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल दिल्ली सुल्तान था ये। ही सक्सेसफुली रेपेल्ड रिपीटेड मंगोल इन्वेशन को उसने बहुत अच्छे से रेपेल किया, सेविंग इंडिया फ्रॉम फॉरेन कन्क्वेस्ट। ही एक्सपैंडेड सल्तनत टेरिटरी इन नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया। उसने एक्सपैंड किया टेरिटरी को नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में। अलाउद्दीन strengthened his army and maintained a strong military system. अलाउद्दीन ने एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री सिस्टम बनाया और अपनी आर्मी को बहुत स्ट्रेंथ दिया। He introduced strict market control measures to check prices of goods and ensure supplies for the army. कोई दुकान पे वेट में अगर हेर फेर करता है या ऐसी कोई प्रैक्टिसेस देखने को मिल रही है जिसमें प्राइस जो है ज्यादा कर दिया दुकानदार ने, तो इस केस में बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स बने हुए थे। हिज विक्ट्रीज मेड हिम स्टाइल हिमसेल्फ एज सिकंदर सानी। वो जो जीत रहा था, इतने सारे एक्सपेडिशन कर रहा था, इसी के कारण उसने अपने आप को नाम दिया सिकंदर सानी यानी सेकेंड अलेक्जेंडर। हिज कैंपेन ग्रेटली इंक्रीज द सल्तनत वेल्थ एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ। मिलिट्री की स्ट्रेंथ बनी इसके कैंपेन्स के द्वारा, फिर सल्तनत की पूंजी भी बढ़ी, वेल्थ भी बढ़ा। हाउएवर हिज पॉलिसीज वर ऑल्सो हार्श, लेकिन बहुत पॉलिसीज जो थी इसकी वो हार्श हुआ करती थी, कठोर थी। एंड हिज रूल रिलाइड हैवली ऑन कन्क्वेस्ट एंड प्लंडर। हम कह रहे हैं वेल्थ बढ़ी, लेकिन वेल्थ बढ़ी कैसे? जीत के लिए वो लूट पाट करता था जगह जगह, है ना, इससे उनके पास वेल्थ आता था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। Why was मोहम्मद बिन तुगलक considered ambitious but unsuccessful? मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो सक्सेसफुल तो नहीं हुआ लेकिन एम्बिशियस था, उसने बहुत सारी चीजें सोची करने के लिए। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? तो चलिए आंसर देख लेते हैं। सो ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस दिल्ली सुल्तान्स रूलिंग इन द 14th सेंचुरी। एक सबसे बड़ा, मतलब हम कह सकते हैं जो एम्बिशियस होते हैं, जो सोचते हैं मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, उनमें से एक था वो दिल्ली सुल्तान में से। ही एक्सपैंडेड द सल्तनत टू कवर मोस्ट of the Indian subcontinent, a first since the Mauryan Empire. He shifted his capital from Delhi to Daulatabad to centralize control, but the move caused hardship and deaths. इसमें बहुत ज्यादा उसको नुकसान हो गया था जब उसने कैपिटल दिल्ली से दौलताबाद तक शिफ्ट की थी तब। Later he shifted it back, further damaging stability. फिर देखा कि बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है तो उसने सोचा चलो इसको दोबारा से रिवर्स कर देते हैं, वहीं का कैपिटल वहीं शिफ्ट कर देते हैं। उसमें भी बहुत ज्यादा डैमेज हुआ, स्टेबिलिटी नहीं थी, बहुत ज्यादा हार्डशिप्स एंड डेथ्स देखने को मिली। ही इंट्रोड्यूस्ड अ टोकन करेंसी ऑफ कॉपर डिक्लेयरिंग इट इक्वल टू सिल्वर कॉइन। उसने टोकन करेंसी लॉन्च कर दी कॉपर की, क्योंकि कॉपर एज कंपेयर टू सिल्वर सस्ता था, तो उसने सोचा कि इससे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका कम खर्चा आएगा कॉपर के कॉइन बनाने में। बट जिन लोगों के पास सिल्वर कॉइन पहले से थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिल्वर कॉइन को स्टोर करके रख लिया और कॉपर कॉइन यूज करने लग गए, जिससे कि हमने पढ़ा था कि काउंटर फिटिंग भी बहुत ज्यादा हुई। पीपल स्टार्टेड काउंटर फिटिंग कॉइन्स, कॉजिंग इकोनॉमिक क्योस एंड लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस इन करेंसी। हिज एम्बिशियस स्कीम ड्रेन्ड रिसोर्सेज एंड वीकेंड द स्टेट। उसकी जो स्कीम्स थी, जो भी उसने लॉन्च किया, उसमें उसने रिसोर्सेज को ड्रेन किया और स्टेट जो राज्य है उसकी पावर को वीक किया। हिज फेलियर मार्क द बिगनिंग ऑफ डिक्लाइन इन सल्तनत अथॉरिटी। यहीं से फिर, क्योंकि वो बहुत सारी स्कीम्स लाया, बहुत सारे प्लान्स लाया, सभी फेल हो गए, जिसकी वजह से सल्तनत पीरियड जो है वहां पर डिक्लिनेशन हमें देखने को मिला। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। डिस्कस द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के जो भी कॉन्ट्रीब्यूशंस है वो हमें बताने हैं। सो ही वाज ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर रूलिंग इन अर्ली 16th सेंचुरी। वो कब रूल करते थे, कहाँ रूल करते थे, ये लिख देंगे। देन हिज रेन मार्क द पीक ऑफ विजयनगर्स मिलिट्री एंड पॉलिटिकल पावर। इनके समय में पीक पे था विजयनगर एम्पायर जो है, उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ, ये सारी। कृष्णदेव राय वाज आल्सो अ ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। ही एनकरेज स्कॉलर्स इन तेलुगु, संस्कृत एंड कन्नड़ एंड हिमसेल्फ कंपोज्ड अमुक्तमाल्यादा अ तेलुगु एपिक। उन्होंने भी एक एपिक कंपोज किया था जिसका नाम यहाँ पर दिया हुआ है। ही बिल्ड ग्रैंड टेम्पल्स लाइक विठल टेम्पल इन हम्पी, फेमस फॉर इट्स म्यूजिकल पिलर्स। देन अंडर हिम विजयनगर became a prosperous center of trade, culture and architecture. His rule is remembered as a golden age of South Indian history. South Indian history का एक गोल्डन समय हम कह सकते हैं, स्वर्ण युग कह सकते हैं। कब? जब कृष्णदेव राय का शासन था तब। Now the last question of this video, what were the results of battle of तलईकोटा? तलईकोटा के बैटल के क्या रिजल्ट्स थे? ये बैटल कब हुआ था? 1565 में हुआ था। So it was fought in 1565 between विजयनगर एंड यूनाइटेड डेक्कन सल्तनत। डेक्कन सुल्तान जो थे वो सभी इकट्ठा हो गए थे, यूनाइटेड हो गए थे, उनकी फोर्स और विजयनगर की जो फोर्स थी उसके बीच में ये बैटल हुआ था। देन राम राय, कृष्णदेव राय सन इन लॉ लेड विजयनगर आर्मी। विजयनगर की जो आर्मी थी वो कौन संभाल रहा था? राम राय। राम राय कौन थे? कृष्णदेव राय के
के दामाद थे, सन इन लॉ थे। द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर, बिरार डिफीटेड विजयनगर। अब क्योंकि ये यूनाइटेड फोर्स थी, इसमें कौन कौन थे? बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर और बिरार, ये सब मिलकर एक उन्होंने फोर्स बनाई थी। इन्होंने विजयनगर को तलईकोटा के युद्ध में हरा दिया। देन कैपिटल सिटी ऑफ हम्पी वाज सैक्ड फॉर सेवरल मंथ्स, टेम्पल्स, पैलेसेस, मार्केट्स वर डिस्ट्रॉयड एंड मेनी सिविलियंस वर मैसेकर्ड। मैसेकर्ड मतलब होता है कि मार देना, बड़ी मात्रा में बहुत सारे सिविलियंस को नुकसान पहुंचा। द प्रॉस्पेरस सिटी ऑफ विजयनगर वाज लेफ्ट इन रूइंस। पूरा जो विजयनगर सिटी कभी एक इतना प्रॉस्पेरस सिटी हुआ करता था, पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था, खंडहर में तब्दील हो गया था। आफ्टर द बैटल एम्पायर वीकेंड एंड फ्रेगमेंटेड इनटू स्मॉलर नायका kingdom. The defeat marked the end of Vijayanagar's dominance in South India. It is remembered as a turning point in medieval South Indian history. ये एक turning point था South India की जो medieval history है उसमें. So with this students, we are done with all the extra questions, summary, notes of this chapter. चैप्टर नंबर 2 रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप, ये लास्ट पार्ट था, पार्ट नंबर 5। बहुत सारे पार्ट्स इसके बने। आई होप आपने सभी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं, नहीं देखी हैं सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज गो थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो यहाँ पर आप कंटेंट शीट देख सकते हैं। इसमें हमने थीम ए का एक चैप्टर जो था वो कंप्लीट कर लिया है। थीम बी में 3 चैप्टर्स हैं हमारे, 2, 3 एंड 4। तो ये जो तीनों चैप्टर्स हैं इसमें से 2 हमारा कंप्लीट हो गया है इस वीडियो के साथ। चैप्टर नंबर 3 हमारा हो गया है। चैप्टर नंबर 4 I will post very soon. Okay, so with this we are done with this chapter or this video. I hope all of you are loving these videos. If you are doing so, please like and share it, and don't forget to subscribe Kaliyan TV channel for more such videos. Thank you so much.